नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस को लेकर। आखिर डायलिसिस है क्या, जब डायलिसिस होता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर योगेश छाबड़ा मौजूद हैं, डायरेक्टर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे रहने वाला है वो वर्ल्ड किडनी डे को लेकर रहने वाला है। आखिर ये क्यों मनाया जाता है, क्या आवश्यकता है? जी सर। वर्ल्ड किडनी डे हर मार्च में सेकेंड थर्सडे पे मनाया जाता है ग्लोबली। ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी द्वारा घोषित डे है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें टुवर्ड्स द किडनी डिजीज़। अगर हम देखें पिछले काफ़ी सालों में धीरे धीरे किडनी डिजीज़ की मात्रा बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट अगर हम अपने देश में स्टडी में देखें तो प्रिवलेंस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 15 to 17%। 15 से 17% लोगों को कहीं ना कहीं किडनी की परेशानी है और जो हमें पता नहीं चलती। दूसरी इम्पॉर्टेंट इशू, क्योंकि किडनी के कोई अपने लक्षण नहीं होते। किडनी की बीमारी जब होती है, बहुत एडवांस स्टेज में पहुंचती है, तब जाके हमें लक्षण दिखते हैं। तो इसमें जागरूकता पैदा करने से हम अर्ली डिटेक्शन करके और उसको सही टाइम पे ट्रीट कर सकते हैं और आगे के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और बहुत सारी बीमारी अर्ली स्टेज में ट्रीट करने से ख़त्म हो सकती हैं। इसीलिए इसका महत्व है ओवरऑल। बिल्कुल सर, देखिए हम डायलिसिस के जिस तरीके से बात कर रहे हैं, काफी लोगों में एक बात होती है कि ये जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं और क्या ये जो प्रोसेस होता है अगर उसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई ये लाइफ टाइम चलता है क्या? मैम, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि किडनी के डिजीज़ मोटा मोटा दो प्रकार से होते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि किडनी पे असर एकाएक पड़ा है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ सम ड्रग्स। ये जब इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं या वो ड्रग्स हट जाती हैं तो हो सकता है वो किडनी रिकवर भी कर जाए, ये संभावना रहती है। लेकिन दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो हम ज़्यादातर मात्रा में देखते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मुख्यतः दो कारण हैं, शुगर और बीपी। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक बारी आ जाएं तो हमारे साथ हमेशा के लिए रहती हैं, तो इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में अगर डायलिसिस चालू होती है तो ज़्यादातर केस में वो डायलिसिस लॉन्ग टर्म चलती है और ऐसे स्टेजेस में प्रोबेबली हमें केवल ट्रांसप्लांट ही एक ऐसी चीज़ है जो निदान दे सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट में, अगर किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो कई बारी हमें डायलिसिस के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। बट वो हो सकता है ट्रांजिएंट हो, 2-4 हो, 1-2 महीने के लिए हो और शायद वो हट भी जाए, ये संभावना रहती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपने बात करी डायलिसिस या किस प्रकार की डायलिसिस रहती है। डायलिसिस दो प्रकार की रहती हैं, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस यानी कि जो खून की सफाई, और जो पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि पेट के पानी की सफाई। पेट के पानी में ये रहता है कि कैथेटर डाल दिया जाता है पेट में और जिसमें पानी भर दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, जिससे वो सारे टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हम सुनते हैं वो हीमोडायलिसिस यानी कि खून की सफाई। उसमें या तो नेक में या फिर थाई में कुछ लाइन डाल दी जाती है या फिर फिस्टुला बन जाता है, जिससे ब्लड निकलता है, सर्कुलेट करता है मशीन में और वो फिल्टर होकर वापस आता है। हमें ये समझना ज़रूरी है, डायलिसिस वो प्रक्रिया है जो हमारी किडनी के फंक्शंस की तरह को संभालने की कोशिश करती है। यानी कि अगर किडनी काम नहीं कर रही, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसको हम डायलिसिस के सहारे से वो टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं। लेकिन डायलिसिस पर से करने से हम यूरिन आउटपुट बढ़ा पाएंगे या किडनी को पूरी तरह ठीक कर पाएंगे, ये ऐसा नहीं है। वो एक ब्रिजिंग थेरेपी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमें आंसर चाहिए तो प्रोबेबली ट्रांसप्लांट इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक MIA सिंड्रोम के बारे में भी जानना चाहूंगी। ये होता क्या है और किस तरीके से कार्य होता है? मैम, हमारे जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, अगर हम प्री डायलिसिस स्टेज में ज़्यादातर पेशेंट्स को बोलते हैं कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम रखिए, यानी कि 0.8 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन के लिए बोला जाता है या फिर 0.7 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन के लिए बोला जाता है, जो कि नॉर्मल व्यक्ति की नॉर्मल लिमिट से कम है। लेकिन जब वो पेशेंट डायलिसिस पे चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का लॉस होता है और बेसिकली हमारे लिए माल न्यूट्रिशन वाली स्टेज आ जाती है, यानी कि पेशेंट पहले से मसल्स इमेशिएटेड है और प्रोटीन की कमी है, और ऐसी स्थिति को भरपूर तरीके से ठीक करने के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। अब इसमें MIA सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये है माल न्यूट्रिशन, इन्फ्लेमेशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी कि अगर पेशेंट माल नरिश्ड है बिकॉज ऑफ लो प्रोटीन इनटेक और प्रोटीन की मात्रा बॉडी में कम है, उससे इन्फ्लेमेशन के रिस्क बढ़ते हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से आप जान सकते हैं कि उससे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि अंदर खून के बहाव को रुकने में भी मदद मिल सकती है, जिससे वो
कहीं ना कहीं हार्ट अटैक वाली सिचुएशंस या फिर स्ट्रोक वाली सिचुएशंस को भी बढ़ा सकता है। तो मालन्यूट्रिशन, इन्फ्लेमेशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, दीज ऑल आर इंटररिलेटेड। तो अगर हम इसकी जड़ को ट्रीट कर पाएँ, यानी कि मालन्यूट्रिशन को सही से ट्रीट कर पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ में हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो वो हम उसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम डेटा बात करें, ज़्यादातर क्रोनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स की जो मृत्यु होती है वो कार्डियक कॉजेज से होती है, ना कि किडनी रिलेटेड कारण से होती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इन्फ्लेमेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उसको ट्रीट करना, उसको जड़ से पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सर, अभी आपने जैसे कि प्रोटीन की अभी फिलहाल बात की, तो कहीं ना कहीं जब डायलिसिस होता है तो प्रोटीन की कमी बॉडी में आती है। अगर उसको हमें पूरा करना हो तो किस तरीके से पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस रहता है? मैम, एक चीज हमें जरूर समझना चाहिए कि प्रिडोमिनेंटली अगर हम बात करें तो वी आर अ वेजिटेरियन डोमिनेंट सोसाइटी, यानी कि हमारी जो ज़्यादातर डाइट है वो वेजिटेरियन रिलेटेड है। और वेजिटेरियन डाइट में बहुत बारी हम प्रोटीन की मात्रा पूरी तरह नहीं कर पा सकते। इवन जो लोग मीट का इंटेक या डेयरी का इंटेक भी करते हैं, तो हमारे लिए एक चैलेंज आता है, क्योंकि उन प्रोटीन के साथ में फॉस्फोरस का इंटेक, पोटेशियम का इंटेक और पानी का इंटेक बढ़ जाता है। अब हमारे जो पेशेंट डायलिसिस में हैं उनको हम ज़्यादा पानी या लिक्विड का इंटेक नहीं अलाउ कर सकते, उससे वो कहीं ना कहीं फ्लूइड ओवरलोड में चले जाते हैं, पानी अंदर जमने लगता है, सांस फूलने लग सकता है। अगर हम बहुत एकदम नॉर्मल प्रोटीन देने लगेंगे उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उससे फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ती है। फॉस्फोरस की मात्रा जब बढ़ती है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं कैल्शियम की डिपोजिशन बढ़ जाती है, जो कि हमारे लिए आगे बहुत नुकसानदायक रहती है। इसके अलावा पोटेशियम बहुत ही खतरनाक है। पोटेशियम की मात्रा बढ़े तो उसके कोई लक्षण नहीं होते, अगर वो एक मात्रा से ऊपर निकल जाए तो हो सकता है हमारी हार्ट की रिदम को चेंज कर दे और कई बारी अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए हमें इस चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कई बारी कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जो सप्लीमेंट्स ऐसे हों जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा कम हो, पोटेशियम की मात्रा कम हो और जिसके साथ हमें ज़्यादा फ्लूइड देने की जरूरत ना पड़े और हम प्रोटीन की मात्रा को भी पूरी तरह कर सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डाइट से पूरी नहीं हो सकती। तो वी नीड सम सप्लीमेंटेशन टू एड्रेस टू दैट सॉल्यूशन। सर, जिस तरीके से हम अभी बात फिलहाल डायलिसिस को लेकर कर रहे हैं, तो एक और बात काफी सुनने में आती है, समाज में कहा जाता है जब डायलिसिस कराया जाता है तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही है मैम। इनफैक्ट ज़्यादातर स्टडीज़ में हमारे देश में, हालांकि ये स्टडीज़ कम है, लेकिन वेस्टर्न नेशंस में अगर हम ये स्टडीज़ देखें तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे डायलिसिस के पेशेंट में करीब 75 से 80% पेशेंट कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और डिप्रेशन के शिकार का कारण बहुत कुछ कहीं ना कहीं उनकी डाइट रिलेटेड भी रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें ये खाने से मना कर दिया, ये खाने से मना कर दिया। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम तब है जब हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। अगर हम अपने पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ तो बहुत सारी चीज़ें अलाउड हैं जो डायलिसिस के बाद अलाउ हो जाती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये रहता है कि हमारे पेशेंट्स ओवरऑल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रहती, तो उनको लगता है हम यहाँ नहीं जा पा रहे, हम अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे, तो मोबिलिटी की कमी की वजह से भी एक डिप्रेशन का इशू आता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में कई बार एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते हैं, बट मुझे लगता है हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी सोशल नेटवर्किंग, हमारा ओवरऑल घर परिवार का सपोर्ट, हमारे आजकल सोसाइटी का सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ये डिप्रेशन की चीज़ के लिए हम ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़े। अगर हम नरिशमेंट पे ध्यान रखें, उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन करें और उनको प्रॉपर सोशल सपोर्ट सिस्टम दें, तो ये डिप्रेशन या मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो काफ़ी हद तक हम उससे क्लियर कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि मेंटल हेल्थ को किस तरीके से वे दूर कर सकते हैं, कि सोशल बेहद जरूरी हो जाता है कि आसपास एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। फिलहाल मेरा सवाल आपसे ये भी रहने वाला है, एक और चीज कही जाती है, अगर किडनी की प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स में है तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये बात सही है? आने वाली जनरेशन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? आपका सवाल एकदम वाजिब है। बहुत बारी हमारे पेशेंट्स में ये सवाल देखने को मिलता है कि क्या अगर किसी व्यक्ति में है तो क्या उसकी नेक्स्ट जनरेशन में होगा। बहुत सारे केसेस में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मुख्यतः कारण डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, जो कि हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यूजुअली ज़्यादातर ट्रांसमिट जेनेटिकली नहीं होते, हालांकि रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज़ इंक्रीजेस इन नेक्स्ट जनरेशन, बट ज़रूरी नहीं कि वो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो। सिमिलरली किडनी डिजीज़ में कुछ ग्लोमेरुलर डिजीज़ होते हैं जिनका जेनेटिक रिलेशन देखा गया है, यानी कि वो एक जनरेशन में है तो अगली जनरेशन में दिख सकता है, या फिर कुछ सिस्टिक किडनी डिजीज़ हैं जो कि हमारे काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस क्रोनिक किडनी डिजीज़ के
जेनेटिकली रिलेटेड नहीं है, ये हमारे अपने जीवन शैली से निर्धारित होते हैं। जेनेटिक रिलेशन बहुत लिमिटेड केसेस में ही देखा जाता है। सर, मेरा सवाल आपसे ये भी रहने वाला है, जिनको डायलिसिस जो पेशेंट्स लेते हैं उनको क्या चीजें इंटेक्ट करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इनको लेकर भी कोई गाइडलाइंस होती है क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली मैम, एज पर द इंटरनेशनल गाइडलाइंस, एज पर द इंडियन गाइडलाइंस, ये डेफिनेटली क्लियर है कि हमारे जो पेशेंट अब डायलिसिस पे आ गए हैं उनको कुछ चीज़ों का एहतियात रखना है। सबसे पहला ध्यान जो हमें रखना है वो है सॉल्ट रिड्यूस्ड डाइट। सॉल्ट रिड्यूस्ड डाइट यानी कि नमक की मात्रा कम। हमारे देश में वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट एंड सॉल्ट, हमें नमक की मात्रा और चीनी की मात्रा दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर हम देखें तो हम डेफिनेटली रिकमेंडेड लिमिट से 2 से 3 गुना ज़्यादा नमक खा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है वो सॉल्ट, नॉर्मल टेबल सॉल्ट वही यूज़ करना है, कोई फैंसी सॉल्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी जितने फैंसी सॉल्ट्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारे डायलिसिस पेशेंट में तंग कर सकती है। तो नॉर्मल सॉल्ट इंटेक रखना है लेकिन मात्रा कम रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे जो सॉल्ट युक्त चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें पापड़, चटनी, अचार, नमकीन, चूरन, विच यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू जो हमें डायलिसिस के पेशेंट में एड्रेस करना है कि लिक्विड का इंटेक कम रखना है, क्योंकि उनका यूरिन की मात्रा कम रहती है। ज़्यादा लिक्विड लेंगे तो कहीं ना कहीं फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू जो कि आज हमारा डिस्कशन का मुख्य मुद्दा है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का इंटेक नॉर्मल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में हम प्रोटीन की बात करें तो डेट इज़ 1 ग्राम पर केजी पर डे, लेकिन हमारे डायलिसिस के पेशेंट में 1.2 से लेकर 1.4 ग्राम पर केजी पर डे के प्रोटीन की आवश्यकता है, जो कि बहुत सारे पेशेंट नहीं समझ पाते। इनफैक्ट जब वो डायलिसिस पे आते हैं तो हम उनको प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उनको पनीर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए उनको एग्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, उनको नॉन वेजिटेरियन फूड की इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। और लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हो सकता है हम पूर्ति ना कर पाएँ, तो डेफिनेटली प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी आवश्यकता रहती है जो कि प्रॉपरली किडनी पेशेंट के लिए निर्धारित हों। नॉर्मल प्रोटीन जो आते हैं वो मार्केट में वो ज़्यादातर हमारे किडनी पेशेंट के लिए सही नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे एक और रहने वाला है, जिस तरीके से हम डायलिसिस करवाते हैं जब पेशेंट, तो क्या डायलिसिस के भी कई भाग होते हैं कि प्री प्रो इस तरीके से डायलिसिस कराया जाता है, या फिर पेशेंट को देखकर डायलिसिस होता है कि अभी शुरुआती फेज है, इसको लेकर कोई प्रोसेस होता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। हम अगर बात करें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज की डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो कि एज पर द GFR निर्धारित होते हैं। GFR एक ऐसी वैल्यू है जो हम क्रिएटिनिन उसकी उम्र के साथ उसके जेंडर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो GFR की मात्रा जब 15 से नीचे जाती है तो उसको हम स्टेज 5 बोलते हैं, यानी कि उस स्टेज में किडनी काफ़ी हद तक अपना फंक्शन छोड़ चुकी है। धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स में डायलिसिस की आवश्यकता बनती है, लेकिन क्रिएटिनिन अकेला पैरामीटर नहीं है जिस पर निर्धारित हो, या GFR अकेला पैरामीटर नहीं है जिस पर निर्धारित हो कि डायलिसिस करनी पड़ेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ज़रूर है, लेकिन अकेला उस पर डिसीजन नहीं होता। डिसीजन होता है उसके क्लिनिकल फीचर पे, यानी कि अगर पेशेंट को मान लीजिए वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, सांस फूल रहा है, या पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकती, तब हमें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। और डायलिसिस करने पे हीमोडायलिसिस के लिए भी हम जा सकते हैं और पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए भी जा सकते हैं। तो जो आप स्टेजेस की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्री डायलिसिस स्टेज, यानी कि स्टेज 3 या 4 में अगर हम ज़्यादातर पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें हमें डायलिसिस के प्री डायलिसिस स्टेज में हमें प्रोटीन का इंटेक कम रखना है। तो अगर हम नॉर्मल इंटेक व्यक्ति का बात करते हैं तो 1 ग्राम पर केजी पर डे है, तो लेकिन प्री डायलिसिस स्टेज में हमें जो प्रोटीन चाहिए 0.6 to 0.8 ग्राम पर केजी पर डे पे चाहिए एज पर द पेशेंट। एंड डेफिनेटली अगर जब पेशेंट डायलिसिस पे स्विच ओवर होता है तो ये प्रोटीन का इंटेक नॉर्मल व्यक्ति से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि 1.2 to 1.4 ग्राम पर केजी पर डे पे होता है। तो डेफिनेटली प्री डायलिसिस स्टेट में हमारा ट्रीटमेंट डिफरेंट है और पोस्ट डायलिसिस स्टेट में न्यूट्रिशनली वी हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सर, देखा जाए जब पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उसको किडनी में प्रॉब्लम होती है तो डायलिसिस शुरू कराया जाता है। जब डायलिसिस शुरू होता है तो क्या डॉक्टर के पास और कोई भी ऑप्शन होता है, या फिर पेशेंट जब तक जिंदा है उसको डायलिसिस पर निर्भर रहना पड़ता है? मैम, एक्यूट किडनी इंजरी है तो उसमें हो सकता है हमें सिर्फ ट्रांजिएंट डायलिसिस की जरूरत पड़े, 2-4 डायलिसिस हो, अगर किडनी अपना फंक्शन रिगेन करती है तो हो सकता है हमें जरूरत ना पड़े ये। लेकिन अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है और वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है तो हम प्रोबेबली ऐसी स्टेज में आ चुके हैं जहाँ पे हमारे को पेशेंट को रेगुलर डायलिसिस की ऑप्शन देनी ज़रूरी है।
रेगुलर डायलिसिस से उसके टॉक्सिन्स निर्धारित रूप से निकल सकते हैं, उसकी एपेटाइट बढ़ सकती है, पेशेंट को अपना जीवन शैली बदलाव करने का मौका मिल सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है, उसकी लॉन्गेविटी बढ़ सकती है। बट अगर हम कंपेयर करें, अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है ट्रांसप्लांट। एज कम्पेयर टू डायलिसिस, ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज बेटर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी कर सकता है। अगर हम ट्रांसप्लांट में बात करें कि मोर्टेलिटी रेट्स कैसे हैं और डायलिसिस में रेट चेंज करें देखें तो ऑलमोस्ट डबल। अगर पेशेंट का 5 साल का सर्वाइवल रेट देखें डायलिसिस में, इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 50 to 55%, लेकिन ट्रांसप्लांट में सर्वाइवल इज मोर देन 95%। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर definitely, and financially it is a better alternative. So transplant definitely can give us the hope to have a good quality of life. Patient deserves that life so that we can actually give him a good social circle, good quality of life ahead, definitely. सर, जिस तरीके से हम डायलिसिस की तो बात कर रहे हैं और ये जो आज हमारा एक खास कार्यक्रम है वो प्रोटीन पर भी निर्भर है। अब बात की जाए, जो पेशेंट है उसको प्रॉपर प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कितना % लेना चाहिए कि हाँ प्रोटीन में ये चीजें उसको इंटेक करनी है और इतना % प्रोटीन लेना उसकी सेहत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है? प्रोटीन का इंटेक हम निर्धारित करते हैं उसके बॉडी वेट के अनुसार। अगर सपोजिटली कोई व्यक्ति 60 kg का है तो हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली ऑन डायलिसिस उस व्यक्ति को करीब 75 से 80 ग्राम प्रोटीन देना आवश्यक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो प्रोटीन इसमें बात करते हैं तो करीब 50% से ज़्यादा प्रोटीन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होना चाहिए। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन उसको बोला जाता है जिसमें अमीनो एसिड्स ऑलमोस्ट सारे पूरे हैं और जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। लेकिन ये ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होता है। प्लांट प्रोटीन जो होता है उसमें बायोलॉजिकल वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है। तो हमें एक मिक्सचर चाहिए जिसमें पेशेंट को हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन दे सकें। ज़रूरी नहीं कि नॉन वेजिटेरियन फूड से ही पूर्ति हो पाए, साथ में ज़रूरत पड़ने पे हो सकता है हम सप्लीमेंट से भी वो पूर्ति कर सकते हैं। सर बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आप वेजिटेरियन चीजों पर भी निर्भर रह सकते हैं, उनसे भी प्रोटीन आप पूरी तरीके से इंटेक कर सकते हैं। अब सर काफी सारे जो सवाल होते हैं ये भी उठते हैं कि जब डायलिसिस होता है तो क्या इनमें ये भी चीजें होती हैं कि आपको इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, यहाँ पर सस्ता है, यहाँ पर महंगा है? क्या ये चीजें जैसे देखा जाता है हर एक चीज में निर्भर करती है, क्या डायलिसिस जो करवाया जाता है यहाँ पर भी ये चीजें निर्भर करती हैं? बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में भी देखेंगे तो ऐसे सेंटर्स हैं जो फ्री में भी डायलिसिस कर रहे हैं और ऐसे सेंटर्स हैं जो 7,000 रुपये से ऊपर भी डायलिसिस कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ डायलिसिस डज मैटर। हमारी क्वालिटी ऑफ जो डायलिसिस है वो मैटर करती है बिकॉज ऑफ आरओ फ्लूइड, जो आरओ का कैसे हमने पानी का टीडीएस मेंटेन कर रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है कि किस प्रकार से टेक्नीशियन हैंडल करते हैं, कि फिस्टुला को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हमारे कैथेटर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना कम हो पा रहा है। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ डायलिसिस कैन वेरी फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड द कॉस्ट कैन वेरी। ये दोनों चीज़ें वेरिएबल रहती हैं। लेकिन डायलिसिस में ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारे लिए एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशन और टेक्नीशियन टू पेशेंट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर पेशेंट सही से कम्युनिकेट करे तो हम डायलिसिस सही प्रकार से पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। सर बेहद अच्छी बात कही आपने। ये चीज जो है जरूरी हो जाती है क्योंकि काफी सारे पेशेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि जहां पर सस्ता है वहां पर जाइए और महंगे पर क्यों कराना है, पर निर्भर इस पर भी हो जाता है कि आपका इलाज किस तरीके से हो रहा है। अब जिस तरीके से हम बात लगातार डायलिसिस को लेकर कर रहे हैं और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी जागरूक भी नहीं है कि किस तरीके से क्या चीजें करनी चाहिए, क्या इंटेक करना चाहिए और किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। अभी तक तो सर हमने बात की कि प्रोटीन कितनी मात्रा में लेना चाहिए। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को यह भी बताइए उनको किन चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। मैम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हाई पोटेशियम फूड है उससे दूरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाई पोटेशियम फूड कहाँ पे रहता है? फलों में, फलों के जूसेस में, नारियल पानी में, कुछ हद तक नींबू संतरा मौसमी में। लेकिन हमें वो एक लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं। कौन कौन से फल अलाउड होते हैं ज़्यादातर डाइटिशियन बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, बब्बूगोशा, इनमें थोड़ा पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो अगर एक लिमिटेड अमाउंट में ये फ्रूट्स लिए जाते थे तो हो सकता है हमें पोटेशियम की मात्रा कंट्रोल में रहे। लेकिन जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, बेसिकली इनफैक्ट वाटरमेलन, खरबूजा, इन सब की बात करें तो इनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इनकी मात्रा अगर लेनी भी हो तो बहुत लिमिटेड चाहिए होती है। ये एज़ पर द डाइटिशियन ज़रूर कंसल्ट करें एंड अकॉर्डिंगली लें। हर पेशेंट का पोटेशियम लेवल डिफरेंट हो सकता है, बट ज़्यादातर पेशेंट में हमें पोटेशियम रिच चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है, बट इट कैन बी इंडिविजुअलाइज। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो ज़्यादातर हमारे डायलिसिस पेशेंट में रहता है वो होता है फ्लूइड का।
पानी की मात्रा, यानी कि मैं सिर्फ पानी की अकेले की बात नहीं कर रहा, दूध, चाय, पानी, एनीथिंग विच इज़ लिक्विड हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है। हम ज़्यादा फ्लूइड देंगे वो कहीं ना कहीं बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा, सांस में लेने में तकलीफ करेगा और अर्ली डायलिसिस की रिक्वायरमेंट रहेगा। तो हमें अगर पेशेंट को स्वस्थ रखना है, हार्ट पे लोड कम डालना है, तो डेफिनेटली इसके लिए रिक्वायर्ड है कि फ्लूइड का इंटेक रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में ही हो। तीसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेटली जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है सॉल्ट इंटेक। सॉल्ट के साथ एक प्रॉपर्टी क्या है कि नमक जहाँ पे रहेगा वो पानी को खींचेगा, तो अगर नमक का इंटेक ज़्यादा है तो पानी निकलना और भी मुश्किल रहेगा, तो हमारे लिए वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो नमक का इंटेक कम रखना है और जो जिन चीज़ों में नमक की मात्रा ज़्यादा है वो चीज़ें कोशिश करने की अवॉइड करें, जैसे पापड़, चटनी, अचार, नमकीन, चूरन, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। एडिशनल टॉप सॉल्ट की मात्रा ना डाला जाए किसी चीज़ में, तो डैट कैन हेल्प अस आउट। देखा जाए सर, किडनी खराब होती है तो ब्लड फिल्टर होना बंद हो जाता है, जिस वजह से डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। अब मैं बात लाइफलाइन को लेकर करूं, जब डायलिसिस हम कराते हैं तो जितनी नॉर्मल जो जिंदगी होती है, क्या डायलिसिस से हम वहां तक जा सकते हैं या फिर जो हमारी उम्र होती है वो थोड़ी कम हो जाती है? मैम, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक्चुअली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में देखूं, हमारे साथ जब मैंने अपना नेफ्रोलॉजी में एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसा लगता था कि डायलिसिस में तो पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इससे ऊपर शायद पेशेंट नहीं सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन पिछले 20-25 सालों में धीरे धीरे हमने देखा है कि जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ डायलिसिस इंप्रूव किया गया, हम अपने जान सके कि डायलिसिस अच्छे से कर पाएँ, तो डेफिनेटली हमारे पेशेंट्स की लॉन्गेविटी बढ़ी है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द वेस्टर्न सोसाइटी। आज की डेट में ऐसे भी पेशेंट्स हैं मैम जो 17 से 20 साल डायलिसिस पे रेगुलर चल पा रहे हैं, चाहे पेरिटोनल डायलिसिस की बात करूँ चाहे हीमोडायलिसिस की बात करूँ, तो पेशेंट कैन लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर वो एडिक्वेट डायलिसिस करते हैं। लेकिन अकेले डायलिसिस से निर्धारित नहीं होता, उसमें डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, उसमें हमारे सोशल स्ट्रक्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है और इनफैक्ट एक्चुअली टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के पास रिव्यू करना ताकि छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सही टाइम पे एड्रेस किया जा सके, आपके हॉस्पिटलाइजेशन कम करे जा सकें, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पे इकोकार्डियोग्राम, ज़रूरत पड़ने पे कार्डियोलॉजिस्ट की सहायता, ये सब चीज़ें भी आवश्यक हैं ताकि हम पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक प्रोलॉन्ग लॉन्गेविटी के साथ दे सकें। सर, जैसा कि अभी तो हमने बात किया कि डायलिसिस जब होता है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेरा सवाल आपसे ये भी रहने वाला है, जब डायलिसिस कराते हैं तो ऑफ कोर्स बॉडी काफी वीक हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड फिल्टर कराते हैं, चेंज होता है तो प्रॉब्लम्स भी बॉडी में काफी आती है, तो क्या उस समय पर पेशेंट को कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए उस समय पर जिससे वो फिजिकली भी हेल्दी रह सके? मैम, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। आज की डेट में हमारे पास डायलिसिस में जो पेशेंट्स आते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, खुद ड्राइव करके जा रहे हैं। वीकनेस आनी नहीं चाहिए, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तात्पर्य रहता है। दिस इज द मेजर फोकस विच वी आर फोकसिंग राइट नाउ। इट इज़ नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ लाइफ, इट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम ये चाहते हैं पेशेंट जिए भी और अच्छी तरह जिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी लीड कर सके, पेशेंट अपने नॉर्मल काम कर सके। तो इसके लिए मैम हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टाइमली उनके पैरामीटर्स चेक कर सकें, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इन सब पे कंट्रोल रख सकें विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ डाइटरी चेंजेस। तो पेशेंट की एक गुड पेशेंट शुड लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब उसको कहीं ये फील ना हो कि वो यार ठीक है डायलिसिस एक उसके लिए आवश्यक है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना ये हमारे लिए एक कर्तव्य है। सर, अब समय की कमी है, मैं चाहूंगी आप जाते जाते हमारे दर्शकों को संदेश दें और साथ ही जो डायलिसिस पेशेंट है उनके लिए आप कुछ बातें रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल पब्लिक के लिए ये कहना ज़रूरी है कि किडनी डिजीज़ आर प्रिवेंटेबल। अगर हम अपनी शुगर का कंट्रोल सही से रखें, बीपी का कंट्रोल सही से रखें, अपनी डाइट पे कंट्रोल सही रखें, एक डिसिप्लिन लाइफ रखें एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स को अवॉइड करें, तो वी कैन अवॉइड किडनी डिजीज़ एंड वी कैन ट्रीट इट एट अर्ली स्टेज इफ़ पॉसिबल, डेफिनेटली। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमारे डायलिसिस पेशेंट के लिए, डायलिसिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। डायलिसिस सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर आप सही से अपने डॉक्टर के संपर्क में हैं, सही डाइट फॉलो कर रहे हैं और अपने मेडिकल पैरामीटर्स को सही से कंट्रोल में रख के चल रहे हैं, तो यू कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्लीज़ अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के रेगुलर टच में रहें, बिना नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में या अपने डॉक्टर के टच में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे जो सर ने बताई हैं बातें, उन बातों का जरूर ध्यान रखिए और अच्छे से न्यूट्रिशन लीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।